आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की सेना आधी रात को गिरफ्तार करती है और अपने देश की अदालत में पेश कर देती है। हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वेनेजुएला में हाल ही में हुआ है। अमेरिकी सेना ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ी और नाटकीय घटना। हमारे पास आज कई स्रोत हैं। एबीसी न्यूज, रॉयटर्स, अल जजीरा से लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल और भारतीय मीडिया जैसे अमर उजाला और एनडीटीवी भी। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस सवाल के तह तक जाना है। क्या किसी देश को बचाने के लिए उसकी आजादी छीनना सही है? बहुत जरूरी सवाल है ये। चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। और ये गुत्थी मतलब अचानक नहीं उलझी है। नहीं, ये दशकों से चल रहे तनाव, तेल के खेल और वैश्विक ताकतों की खींचतान का नतीजा है। सही है। अक्सर हम हेडलाइंस में सिर्फ एक घटना देखते हैं, राष्ट्रपति गिरफ्तार, लेकिन असली कहानी तो उसके पीछे की वजहों में छिपी होती है। आज की चर्चा में तेल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संप्रभुत्व, यानी ये किसी देश की अपनी आजादी। हाँ, ये तीन मुख्य किरदार होंगे और हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों की आपसी टक्कर ने वेनेजुएला को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये भूचाल आया। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का वो ऑपरेशन। हाँ, उसी ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि उन्हें वेनेजुएला में नहीं रखा गया है। बिल्कुल, उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाकर एक फेडरल कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एक मिनट, मतलब किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को पकड़कर आप दूसरे देश की अदालत में पेश कर रहे हैं। ये सचमुच एक अभूतपूर्व घटना है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा पहले कभी हुआ है? बहुत ही कम, और इस स्तर पर तो लगभग नहीं। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों को भी मतलब सकते में डाल दिया है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये संदेश और भी साफ हो जाता है जब हम रॉयटर्स की रिपोर्ट देखते हैं। क्या कहा है रॉयटर्स ने? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका एक शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन के दौरान यानी कुछ समय के लिए अंतरिम रूप से वेनेजुएला का प्रशासन चलाएगा। क्या प्रशासन चलाएगा? हाँ, और उनका जोर देश के तेल क्षेत्र और दूसरे अहम संसाधनों पर नियंत्रण करने पर है। तो ये मामला सिर्फ मादुरो को हटाने का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे वेनेजुएला के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की बात है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप किसी के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम कुछ समय के लिए आपका घर चलाएंगे। लेकिन हाल ही में एक और मोड़ है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि ठीक इसी समय कुछ बड़े अमेरिकी अधिकारी, हाँ, वो वेनेजुएला की राजधानी कराकस का दौरा भी कर रहे हैं और राजनयिक बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? एक तरफ सेना और दूसरी तरफ डिप्लोमेट्स। ये विरोधाभास ही असल में अमेरिका की रणनीति का केंद्र है। हाँ। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है। क्या? रिजीम मैनेजमेंट, न कि रिजीम चेंज। रिजीम मैनेजमेंट। हाँ, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रिजीम चेंज का मतलब होता है सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना और एक नई सरकार लाना। बिल्कुल, लेकिन रिजीम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप मौजूदा ढांचे को अपने हिसाब से मतलब मैनेज या प्रबंधित करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे? सोचिए, ये किसी देश पर कब्जा करने जैसा नहीं, बल्कि किसी बड़ी कंपनी के हॉस्टाइल टेकओवर जैसा है। एक दिलचस्प नजरिया है ये। आप मौजूदा सीईओ को हटाते हैं, लेकिन कंपनी को चलाते रहते हैं क्योंकि आपका असली मकसद कंपनी के एसेट्स यानी यहाँ पर तेल पर नियंत्रण करना है। तो सैन्य कार्रवाई एक तरह का दबाव है। हाँ, ताकि बातचीत की टेबल पर वेनेजुएला के अधिकारी अमेरिका की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन क्या ये रिजीम मैनेजमेंट वाली बात सिर्फ एक अच्छा सा नाम नहीं है असलियत को छुपाने के लिए? मतलब अगर आपकी सेना किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले तो आप इसे मैनेजमेंट कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधा सीधा कब्जा लगता है। ये सवाल जायज है। ये तो वही बात हुई कि किसी को किडनैप करके कहा जाए कि हम तो बस आपकी सुरक्षा को मैनेज कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही सवाल दुनिया भर के कई देश और विश्लेषक उठा रहे हैं। वो इसे शब्दों का खेल बता रहे हैं। अच्छा।
उनका कहना है कि चाहे आप इसे कोई भी नाम दे, जमीनी हकीकत यही है कि एक देश ने दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला किया है। लेकिन अमेरिका का क्या कहना है इस पे? अमेरिकी दृष्टिकोण से देखें तो वो कह रहे हैं कि मादुरो के शासन में वेनेजुएला एक फेल्ड स्टेट बन चुका था, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी और इसलिए व्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए ये मैनेजमेंट जरूरी था। तो यहाँ दो अलग अलग नजरिए हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर अमेरिका सिर्फ मैनेज कर रहा है तो सवाल उठता है कि वो मैनेज क्या करना चाहता है? और यहीं पर इस कहानी का असली हीरो या विलन तेल सामने आता है। हाँ, Investors.com की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के तेल बाजार का नक्शा ही बदलने की तैयारी में है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि खेल के नियम बदले जा रहे हैं ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो। वेनेजुएला के पास तो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, है ना? सऊदी अरब से भी ज्यादा। सालों से वहां कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ रूसी और चीनी कंपनियां भी काम कर रही थी। और अब अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियों जैसे शेवरॉन को प्राथमिकता मिले। हो सकता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाएं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कंपनियों को दिए जाएं। मतलब ये खरबों डॉलर का खेल है। बिल्कुल। ये सिर्फ तेल निकालने की बात नहीं है, ये इस बात पर नियंत्रण करना है कि वो तेल किसे, किस दाम पर और किन शर्तों पर मिलेगा। तो ये लड़ाई अब वेनेजुएला की नहीं रही, ये अमेरिका और बाकी दुनिया, खासकर रूस के बीच की एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब एक छद्म युद्ध बन गई है। हाँ, और इसका मैदान है वेनेजुएला का तेल। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रॉक्सी वॉर तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जा रही। नहीं, ये तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्थिक प्रतिबंधों और स्टॉक मार्केट से लड़ी जा रही है। इसी से जुड़ा कुछ और भी है हमारे स्रोतों में। हाँ, रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट है जिसमें रूस ने अमेरिका के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहा है रूस ने? रूस का कहना है कि वेनेजुएला के साथ उसके तेल के जो समझौते हैं वे पूरी तरह वैध हैं और जारी रहेंगे। ये अमेरिका को सीधी चुनौती है। आज के जमाने में किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए आपको बम गिराने की जरूरत नहीं है। आप बस उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोट दीजिए। बिल्कुल, अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा है और रूस उसी आर्थिक नब्ज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी बहस में एक शब्द बार बार आ रहा है, संप्रभुता या सॉवरेनिटी। टाइम मैगजीन का एक विश्लेषण है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का यह हस्तक्षेप कोई वास्तविक लोकतांत्रिक बदलाव नहीं ला रहा। हाँ, बल्कि उसकी संप्रभुता को ही खत्म कर रहा है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये होता क्या है? संप्रभुता का सीधा सा मतलब है कि आपका घर आपका है, आपके घर में आपके नियम चलते हैं। अच्छा। अगर आपका पड़ोसी जबरदस्ती आपके घर में घुसकर ये तय करने लगे कि टीवी पे कौन सा चैनल चलेगा या रात का खाना क्या बनेगा, हाँ, तो आपके घर की संप्रभुता खत्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मतलब है कि एक देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए आजाद है और कोई दूसरा देश उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। बिल्कुल। आलोचकों का यही कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला के घर में घुसकर अपने नियम चलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी अपनी पहचान और अपने फैसले लेने की क्षमता ही खत्म हो रही है। सही। लेकिन एक तर्क ये भी तो है कि मादुरो के राज में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। हाँ, तो क्या ऐसे में दुनिया को चुपचाप देखते रहना चाहिए था? क्या कभी कभी हस्तक्षेप जरूरी नहीं हो जाता? ये बहुत ही मुश्किल नैतिक सवाल है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शायद सबसे बड़ा सिरदर्द भी। एक तरफ संप्रभुता का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ मानवीय हस्तक्षेप या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का सिद्धांत है, R2P। हाँ, जो कहता है कि अगर किसी देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रही है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन समस्या तब आती है जब इस सिद्धांत का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया जाता है। अच्छा। आलोचक कहते हैं कि अमेरिका R2P की आड़ में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साध रहा है। वो पूछते हैं कि अगर मानवाधिकार ही मुद्दा है तो दुनिया में और भी तो कई देश हैं जहां हालात खराब हैं, वहां ऐसा हस्तक्षेप क्यों नहीं होता? ये सवाल इस कार्रवाई को विवादास्पद बना देता है। बिल्कुल। चलिए इस वैश्विक शतरंज की बिसात से अब अपने घर भारत की तरफ आते हैं। वेनेजुएला में जो हो रहा है उसका असर हजारों मील दूर हमारी जेब पर कैसे पड़ रहा है? अमर उजाला की रिपोर्ट है इस पर। हाँ, रिपोर्ट है कि इस तनाव के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है और सोने की कीमतों में उछाल आया है। ये क्लासिक आर्थिक प्रतिक्रिया है। इसे समझने के लिए एक निवेशक की तरह सोचिए। जब दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा बवाल होता है, जैसे युद्ध या इस तरह का सैन्य हस्तक्षेप, तो वैश्विक बाजार में अनिश्चितता फैल जाती है और बड़े निवेशक डर जाते हैं। हाँ, और अपना पैसा ऐसी जगहों से निकाल लेते हैं
जहां थोड़ा भी रिस्क हो, जैसे भारत का शेयर बाजार या दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं। और जब करोड़ों डॉलर अचानक भारतीय बाजार से बाहर जाते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए की कीमत गिर जाती है। और वो सारा पैसा जाता कहाँ है? वो जाता है सुरक्षित ठिकानों पर। और हजारों सालों से सोना ही वो चीज है जिस पर लोगों को भरोसा है कि ये डूबेगा नहीं। सेफ हेवन। हाँ, सुरक्षित पनाहगाह। जब डर बढ़ता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। तो वेनेजुएला के संकट का सीधा असर हमारी मुद्रा और सोने के दाम पर दिखता है। और असर सिर्फ जेब पर नहीं, सियासत पर भी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है कि भारत के वामपंथी दलों ने इस अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वो इसे अमेरिका का साम्राज्यवाद बता रहे हैं। और ये भारत की विदेश नीति के लिए भी एक चुनौती है। भारत पारंपरिक रूप से किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारे मजबूत रिश्ते हैं। बिल्कुल। तो भारत को इस मामले में बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। इन सब के बीच हमें वहाँ की जमीनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला छोड़ने की सलाह दी है। हाँ, वजह यह है कि वहाँ कुछ स्थानीय मिलिशिया समूह और सड़कों पर बैरिकेड सक्रिय हो गए हैं जो किसी भी समय हिंसा का रूप ले सकते हैं। ये दिखाता है कि बड़े-बड़े देशों की रणनीतियों के बीच असल में पिस्ता कौन है? वहाँ के आम लोग, जिनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। तो आज हमने देखा कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी उलझी हुई तस्वीर है जिसमें वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण की लड़ाई, अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक ताकतों का टकराव है, संप्रभुता और मानवाधिकार के बीच की एक मुश्किल बहस है, और आखिर में हजारों मील दूर भारत जैसे देश पर पड़ता आर्थिक और राजनीतिक असर भी शामिल है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर आके रुकती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेरिका का घोषित लक्ष्य रिजीम मैनेजमेंट के जरिए वेनेजुएला में स्थिरता लाना है और औपचारिक संबंध फिर से स्थापित करना। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर या आर्थिक दबाव से थोपा जा सकता है? हाँ, क्या बाहर से कंट्रोल किया गया लोकतंत्र सच में लोकतंत्र होता है, या ये सिर्फ एक नया चोला पहने हुए साम्राज्यवाद का ही एक रूप है? और अगर ऐसा है तो वेनेजुएला का भविष्य उस तेल से भी ज्यादा अंधकारमय हो सकता है जिसके लिए ये सारा खेल हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद पूरी दुनिया को खुद से पूछना